हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने पेपर 2 CGABEO एग्ज़ाम के लिए यूनिट 4 स्टार्ट किया था। यूनिट 4 में हमने शिक्षा का राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमने स्टार्ट किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर हम बोल सकते हैं शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जिसका हमने 1968 की शिक्षा नीति देख ली। फिर उसके बाद हमने 86 वाली स्टार्ट की थी, 86 वाली NPE हमने स्टार्ट किया था। तो ये जो है हमारा 1986 का हमने क्या देखा है, तो हमने अभी पार्ट 1 देखा हुआ है। आज हमें क्या देखना है, तो आज हमें पार्ट 2 देखना है। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर हम बोल सकते हैं शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 का आगे का ही पोर्शन है ये, ठीक है। तो यदि आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। और साथ में जितने भी सेशंस हुए हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है ABEO नाम से, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ABEO पेपर 2 के लिए कंप्लीट कोर्स हमारे मोबाइल ऐप में चल रहा है। यदि आप इच्छुक हैं इसे ज्वाइन करने के लिए तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए या फिर किसी भी प्रकार की समस्या कि किस तरीके से कोर्स अवेल करना है, परचेज़ करना है, तो आप हमें निश्चिंत होकर के इस नंबर पर बिल्कुल कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहां हमें देखना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर हम बोल सकते हैं शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 का पार्ट 2। क्या दिया हुआ है, विभिन्न चरणों में शिक्षा का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट स्टेज, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेज। क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द पॉलिसी एम्फसाइज्ड। ये पूरा टॉप, ये जो हम जिस हेडिंग के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं, आपको ये चीज़ को याद भी करना है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो यानी इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है जैसे कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक देखभाल एवं शिक्षा, ठीक है। आइए क्या लिखा है, दिस द पॉलिसी एम्फसाइज्ड दैट एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन शुड बी स्ट्रेंथन एंड शुड रिसीव इंक्रीज्ड अटेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। इस शिक्षा नीति ने क्या माना, तो इस शिक्षा नीति ने माना कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मौजूदा सुविधाओं को मजबूत किया जाना चाहिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, क्या आप समझते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या होती है? प्री एजुकेशन, और वी कैन से प्री प्राइमरी एजुकेशन क्या होती है, तो प्री प्राइमरी एजुकेशन जैसे कि हम नर्सरी पढ़ते हैं, जैसे कि हम KG1 KG2 पढ़ा है हमने, जैसे कि जिसे क्या बोलते हैं PP1 PP2 LKG UKG, ठीक है। ये सब क्या होता है, तो ये सभी प्री प्राइमरी एजुकेशन है। तो इस शिक्षा नीति ने क्या माना कि ये जो पूर्व शाला पूर्व जो ये प्राथमिक शिक्षा होती है, तो वो क्या है, और भी कैसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मौजूदा स्थिति सुविधाओं को मजबूत किया जाना चाहिए, ऐसा इस शिक्षा नीति ने माना। और क्या कहा, और सरकार की ओर से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार ध्यान भी तो दे, क्या उनको निगलेक्ट कर दे, अरे नहीं तुम तो छोटे बच्चों, तुमको ज़्यादा क्या पढ़ोगे अभी, ज़्यादा पढ़ करके बस ABCD जान जाओ बस हो गया, तो ऐसा शिक्षा नीति ने नहीं बोला। शिक्षा नीति ने क्या बोला, शिक्षा नीति ने बोला कि सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। किसकी तरफ, तो शाला पूर्व जो प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती, या फिर हम बोल सकते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे देखिए हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS जिसे हम बोलते हैं। बालवाड़ी, बालवाड़ी क्या होता है आपको समझ में आता है? आंगनवाड़ी को ही बालवाड़ी कहा जाता है,
ठीक है, यानी कि बाल मतलब देखिए बाल मतलब क्या होता है, बच्चे, तो बालवाड़ी। ठीक, फिर क्या है, प्री प्राइमरी स्कूल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड म्यूनसिपालिटीज, डे केयर सेंटर्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर शुड बी स्ट्रेंथन। और किसे मजबूत करने की आवश्यकता है शिक्षा नीति ने माना, तो समेकित बाल विकास सेवा, बालवाड़ी, राज्य सरकार के प्री प्राइमरी स्कूल और नगर पालिकाओं के डे केयर सेंटर और शिक्षकों के प्रशिक्षण के संस्थानों को मजबूत किया जाए। प्री प्राइमरी स्कूल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड म्यूनसिपालिटीज, प्री प्राइमरी स्कूल राज्य सरकार एवं नगर पालिकाओं, यहाँ पे आना चाहिए राज्य सरकार, यहाँ पे मैं थोड़ा सुधार देती हूँ, राज्य सरकार एवं नगर पालिकाओं। ठीक है, राज्य सरकार एवं नगर पालिकाओं की प्री प्राइमरी स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल, डे केयर सेंटर और शिक्षक के प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत किया जाना चाहिए। किसे किसे, साथ में बोलिए, किसे किसे मजबूत किया जाना चाहिए, तो समेकित बाल विकास सेवा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS, देन बालवाड़ीज, देन प्री प्राइमरी स्कूल, यानी कि राज्य सरकार के प्री प्राइमरी स्कूल, राज्य सरकार एवं नगर पालिकाओं के प्री प्राइमरी स्कूल, डे केयर सेंटर एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत किया जाना चाहिए, ऐसा इस शिक्षा नीति ने माना। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए सहायक सेवा के रूप में डे केयर सेंटर प्रदान किए जाने चाहिए। डे केयर सेंटर्स शुड बी प्रोवाइडेड एज अ सपोर्ट सर्विस फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन के यानी कि हम बोल सकते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए आवश्यक क्या है, आवश्यक ये है जब लोगों को लगेगा कि हमें इससे लाभ है, हमें इससे लाभ है। व्यक्ति तभी कोई कार्य करता है जब उसे लगता है कि हमें इससे लाभ, क्योंकि व्यक्ति हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है कि इतनी लागत इतना हमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। हमेशा ये विचार आप करते हो। आप मार्केट में भी जाते हो, आप मार्केट में भी कुछ चीज़ परचेज करने से पहले उसको पूछते हो, रेट पूछते हो, उसका मोल भाव करते हो कि ऐसा है, इसको कम कर दो। ज़्यादा नहीं बोलोगे कि इसको ज़्यादा कर दो, इसको कम कर दीजिए, या फिर ये इसका रेट इतना क्यों, इतना तो आप करते हैं। तो बस वही है कि लोगों को फ़ायदा तो दिखना चाहिए ना, तभी तो कोई कार्य करेंगे। इसीलिए सार्वभौमिकीकरण कैसे हो पाएगा, प्राथमिक शिक्षाओं का सार्वभौमिकीकरण कैसे हो पाएगा, सार्वभौमिकीकरण ये होगा जब बच्चों को लगेगा कि हम स्कूल जाएंगे तो वहाँ भोजन मिलेगा। जब बच्चों को लगेगा कि जब हम स्कूल जाएंगे तो हमें भोजन मिलेगा, तो इसीलिए वो एक सहायक सेवा के रूप में उभर करके आया। क्या, तो जो सार्वभौमिकीकरण करना है हमें, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए सहायक सेवा के रूप में डे केयर सेंटर प्रदान किए जाने चाहिए। डे केयर सेंटर्स को ही हम क्या बोलते हैं, जो मिड डे मील स्कीम चलती है ना, ये वही है। ठीक है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, तो ये वही बताया जा रहा है। ठीक है, फिर आगे आइए, तो ये किसके लिए था अब तक, फर्स्ट थिंग, शिक्षा नीति ने किसके लिए ये बात की है, तो पूर्व प्राथमिक देखभाल एवं शिक्षा की बात की। अब आ जाइए एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा के विषय में। तो प्रारंभिक शिक्षा को 3 पहलुओं पर जोर देना चाहिए। क्या क्या है वो, सार्वभौमिकी, पहुंच और नामांकन, सार्वभौमिकी, पहुंच और नामांकन, यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट, एक्सेस तो हो, लोगों की पहुंच तो हो, लोगों को पता ही नहीं है कि ये व्यवस्था है, कि ये चीज़ कार्य किया जा रहा है, तो सार्वभौमिकीकरण की बात की गई है लोगों की पहुंच एवं नामांकन के विषय में। लोगों की पहुंच एवं नामांकन, एक्सेस और एनरोलमेंट। एक्सेस भी हो गया, जान भी रहे हैं, लेकिन एनरोलमेंट नहीं करवा रहे हैं। सब कुछ पता है, हर चीज़ पता है, लेकिन एनरोलमेंट नहीं करवाए जा रहे हैं। तो ऐसा शिक्षा नीति ने नहीं बोला। तो प्रारंभिक शिक्षा कब, प्रारंभिक शिक्षा की कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसे हम देख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, तो 14 वर्ष तक के बच्चों का सार्वभौमिक प्रतिधारण, यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स। अब ऐसा समझो, क्या समझोगे कि पहले तक तो जानकारी ही नहीं था, कि क्या है कि
कोई विद्यालय है या फिर कोई शिक्षा है या प्रारंभिक शिक्षा है, जानकारी नहीं। फिर उसके बाद में जानकारी हो गई, जानकारी के बाद में एनरोलमेंट करवा लिया गया, बिल्कुल करवाया। अब केवल एनरोलमेंट करवाएं और घर में बैठे हैं तो क्या शिक्षा पूर्ण हो जाएगी क्या? तब तो नहीं होने वाली। तो ज़रूरी क्या है? तो ज़रूरी है कि बच्चे रिटेन करें, बच्चे रिटेन करें, बने रहें। जब बने रहें, कब तक बने रहेंगे? तो 14 वर्ष की आयु तक। 14 वर्ष की आयु तक बच्चों ने यदि नामांकन करवाया तो अब वो बने भी तो रहें। ये नहीं कि पहली पढ़ लिए, दूसरी पढ़ लिए और उसके बाद छोड़ दिए स्कूल। तो उसको बोलेंगे क्या कि नहीं नहीं आप तो बिल्कुल पूरा पढ़े लिखे हो? तो वैसे नहीं बोलेंगे ना। इसीलिए यहाँ पे ध्यान दो, क्या बोला गया? सार्वभौमिक प्रतिधारण। कब तक? तो 14 वर्ष तक के बच्चों की बात की गई। याद रखना, अभी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अभी नहीं आया है, इसीलिए 6 वर्ष नहीं बोला गया है। याद रखो, ये बिल्कुल, ये कब की बात है? 1986 की बात है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? 2009 की बात है ना। 2009 में आया, प्रस्तुत हुआ, 2010 से लागू हो रहा है हमारे देश में। तो आप यहाँ पे शिक्षा के अधिकार को नहीं जोड़ोगे। 14 वर्ष भूलना नहीं है आपको, मैं इसलिए बार बार आपको यहाँ पे बोल रही हूँ। 14 वर्ष तक के बच्चों, 6 नहीं लिख देना। एग्जामिनर बहुत अच्छे से पता है कि आप गलती कहाँ कर सकते हो। आप गलती कर दोगे, आपको बस ये रटा रटाए 6 से 14, 6 से 14, 6 से 14। तो याद रखो, 6 से 14 मैंने कहाँ पर बताया? 6 से 14 मैंने आपको शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया है। लेकिन अभी क्या है, ये तो आर्टिकल नंबर 45 भी चल रहा है ना डीपीएसपी में दिया हुआ है कि 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो आप आ जाइए, प्रारंभिक शिक्षा जो हम देख रहे हैं, तो पहला क्या है? पहुंच और नामांकन। दूसरा क्या? प्रतिधारण, यानी कि रिटेन करना, यानी कि बने रहना। ठीक। तीसरी बात क्या है? तो तीसरी बात है शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार। शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार, ताकि सभी बच्चे शिक्षा के आवश्यक स्तरों को प्राप्त कर सकें। Substantial improvement in the quality of education to enable all children to achieve essential levels of learning। कि जितनी आवश्यकता है कम से कम उतना तो जानकारी हो जाए, उतना तो पढ़ लिख जाए। इसीलिए आवश्यक क्या है कि गुणवत्ता में सुधार ला दो। शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार, गुणवत्ता, क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। ठीक। फिर आइए आगे क्या बताया जा रहा है। हमने क्या देख लिया अब तक? हमने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन देखा, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? इन शॉर्ट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन देखा। हाँ बिल्कुल देखा। सेकेंड में फिर हमने क्या देखा? अभी हम क्या देख रहे थे? अभी हम देख रहे थे एलिमेंट्री एजुकेशन। क्या देख रहे थे? एलिमेंट्री एजुकेशन। अब हम क्या देखने जा रहे हैं? तो स्कूल सेंटर्ड अप्रोच देखने जा रहे हैं हम। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए क्या बता रहे हैं? बाल केंद्रित गतिविधि, जिसे हम बोलते हैं बाल केंद्रित, स्कूल सेंटर्ड, जिसे हम यदि हम बोलें तो बाल केंद्रित नहीं, सॉरी, शाला केंद्रित। स्कूल सेंटर्ड है ना, तो विद्यालय केंद्रित बोल दीजिए या शाला केंद्रित बोल दीजिए। ठीक है, तो क्या है? अ चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड प्रोसेस ऑफ लर्निंग शुड बी एडॉप्टेड एट द प्राइमरी स्टेज। प्रारंभिक स्तर पर, और वी कैन से प्राथमिक स्तर पर क्या आवश्यक है? तो प्राथमिक स्तर पर बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित सीखने की प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। बाल केंद्रित, बच्चों को समझ में, अब पहली का बच्चा है, कोई पहली का बच्चा है, अब आप उसके सामने 11वीं की शिक्षा दे रहे हो, उसको समझ में आएगा क्या? या फिर हम बोल दें कि आप उसको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी एजुकेशन दे रहे हो, पहली के बच्चों को कहाँ समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। तो बस वही क्या बताई गई है कि गतिविधि आधारित सीखने की प्रक्रिया प्राथमिक स्तर पर बाल केंद्रित बच्चे जो चाहते हैं। अब बच्चों को वहाँ पे अभी गेम्स पीरियड चाहिए, दे दीजिए गेम्स पीरियड उनको। ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल के विरुद्ध चलेगा। लेकिन आप KG1 KG2 यानी कि PP1 PP2 LKG UKG की यदि हम बात करें तो बच्चों को प्रॉपर जब उन लोगों का गेम्स पीरियड, हर चीज़ प्रॉपरली होता है। क्यों होता है? और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती, क्यों होता है? कि लक्ष्य क्या है? बाल केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित, बच्चे जो चाहते हैं, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड। और क्या है? एक्टिविटी बेस्ड प्रोसेस होना चाहिए, गतिविधि आधारित सीखने की प्रक्रिया। कि गतिविधि, किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी, आप कुछ सीख रहे हो क्या? आप कुछ जान रहे हो क्या? तो बस वही है। क्या
स्कूल सेंटर्ड अप्रोच के अंतर्गत ये सब आता है। तो हम करेंगे क्या, हम स्कूल में कर क्या रहे हैं, हम स्कूल में ये करें, हमने पहले ध्यान दिया कि बच्चे क्या चाहते हैं, उसके बाद क्या गतिविधि जो जितनी भी हो रही क्या वो ज्ञानवर्धक है, क्या उसमें से कोई बच्चा कुछ सीख रहा है, तो वही वाली बात बताई गई है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स शुड बी अलाउड टू सेट अप देयर ओन पेस एंड बी गिवन सप्लीमेंट्री रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को अपनी गति निर्धारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए और उन्हें पूरक उपचारात्मक निर्देश दिए जाने चाहिए। सप्लीमेंट्री रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, सप्लीमेंट्री रेमेडियल इंस्ट्रक्शन समझते हैं आप लोग क्या होता है? ऐसा होता है कि अब सब बच्चे बैठे हैं, वहाँ पे शिक्षक ने बता दिया, पढ़ा दिया, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं किसी को ना बहुत जल्दी समझ में आ जाती बातें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना आता है समझ में लेकिन थोड़ा देर से आता है। अब ऐसा समझो, अब टीचर को सब किसको ध्यान में दे करके चलना है? हर किसी को ध्यान में, टीचर के दिमाग में क्या चलना चाहिए, क्या हमारा पढ़ाया हो हर किसी को समझ में आया, और यदि नहीं आया तो टीचर को क्या करना है, तो पूरक उपचारात्मक निर्देश प्रदान करना है, सप्लीमेंट्री रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस प्रदान करने हैं बच्चों को। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, यह बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? तो बच्चे जैसा चाहते हैं वैसा हमें करना है। तो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को अपनी गति निर्धारित करने की अनुमति। आपको धीरे समझ में आ रहा है, आपको जल्दी समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे समझ में आए वैसा समझिए, बस वही बात बताई गई है। तो आपको क्या याद रहेगा, क्या याद रहेगा कि इसमें जब हमने स्कूल सेंटर्ड अप्रोच की बात की है कि तो यानी कि शाला केंद्रित जो अप्रोच होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? शाला में आप क्या कर रहे हैं, शाला में हम बच्चे जो चाहते हैं हम वो कर रहे हैं, बस बात इतनी आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे आइए, आगे क्या बताया जा रहा है। According to NPE, National Policy on Education, as the child grows, the components of cognitive learning will be increased and skills will be organized through practice. क्या बताया जा रहा है? NPE मतलब समझ गए ना, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा संज्ञानात्मक सीखने के घटक में वृद्धि होगी और अभ्यास के माध्यम से कौशल को व्यवस्थित किया जाएगा। अभ्यास के माध्यम से आप तो बहुत चीज़ बस यूं ही सीख गए, यानी कि हमें पहली बार जब टीचर ने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया मैथ्स का, समझ में नहीं आया, फिर हमने उसी पैटर्न का 10 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जब हमने सॉल्व कर लिया, हमें तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया वो चीज़। तो बस बात वही है, क्या बात वही है कि क्या करना है कि अभ्यास के माध्यम से कौशल को व्यवस्थित किया जाएगा। अभ्यास करिए, अभ्यास करते जाना है, रिवाइज करते जाना है, उसको क्या करना है, बार बार उसको पढ़ते जाना है। ठीक है, तो प्रॉपर प्रैक्टिस से हर चीज़ संभव है, ये हमारे जीवन में भी लागू होता है। अब एग्ज़ाम की बात आ रही, ABO एग्ज़ाम की बात आ रही, हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, यदि आप रिवाइज नहीं करेंगे तो क्या वो महत्वपूर्ण होगी? क्या वो पढ़ा हुआ क्या फिर किसी काम में आया? आपके नहीं आया। हम केवल अपने आप को सेटिस्फाई किए कि हमने तो बहुत पढ़ लिया, लेकिन वो हमने तब पढ़ा जब वो हमें याद है। रिटेन करना है, प्रैक्टिस करनी है हमें। तो बस यही बात तो शिक्षा नीति ने भी बताई है। ठीक है, फिर आइए आगे क्या बताया जा रहा है। Corporal punishment should be firmly excluded from the educational system and school timings as well as vocations adjusted to the convenience of children. शारीरिक दंड को शैक्षिक प्रणाली और स्कूल के समय के साथ साथ बच्चों की सुविधा के लिए समायोजित छुट्टियों से सख्ती से बाहर रखा जाना चाहिए। यानी कि छुट्टियां भी तो दे दीजिए, बच्चों को हमेशा पढ़ाते रह जाओगे क्या? बच्चों को तो थोड़ा तो छुट्टी दो। तो बस वही बताया गया। पहली बात, बच्चों को मारो पीटो मत, बच्चों को मारो पीटो मत, मतलब कोई पनिशमेंट मत दो आप लोग, शारीरिक कोई दंड मत दो। फिर उसके बाद बात क्या बताई गई है, शारीरिक दंड के अलावा छुट्टियों को भी क्या करना है, तो समायोजित करना है। छुट्टियों को भी समायोजित करना है, यानी कि बच्चों की सुविधा के लिए। किसके लिए? तो बच्चों की सुविधा के लिए। एडजस्टेड टू द कन्वीनियंस ऑफ चिल्ड्रन। क्या लिखा? एडजस्टेड टू द
कन्वीनियंस ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, फिर आगे आ जाइए, आगे क्या बताया गया, स्कूल फैसिलिटीज़ के बारे में बताया गया। क्या है ये स्कूल फैसिलिटीज़, आइए समझते हैं। द स्कोप ऑफ द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुड बी एनलार्ज्ड। The scope of the Operation Blackboard should be enlarged. In the context of Operation Blackboard, the policy envisaged the following facilities that should be kept for implementing the Operation Blackboard. अब ऐसा समझो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था, किसका देखा था हमने, शिक्षा नीति का। जब इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि 1986 की शिक्षा नीति ने प्राथमिक शिक्षाओं के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू किया है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को इम्प्लीमेंट किया है फॉर होम, फॉर द चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ, वी कैन से फॉर द चिल्ड्रेन एट द प्राइमरी स्टेज, नॉट एट द एज, एट द प्राइमरी स्टेज, यानी कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए क्या प्रावधान इस शिक्षा नीति ने लाया है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के संदर्भ में नीति में निम्नलिखित सुविधाओं की परिकल्पना की गई है जिन्हें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लागू करने के लिए रखा जाना चाहिए। ठीक है, आगे क्या बताया जा रहा है, क्या है, टू रीजनेबली लार्ज रूम्स डेट आर यूजेबल इन ऑल वेदर्स। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या, किस तरीके से हम कर सकते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को हम आगे और कैसे ले जा सकते हैं, तो 2 काफ़ी बड़े कमरे जो हर मौसम में प्रयोग करने योग्य हों। हर मौसम में 2 बड़े कमरे जो हर मौसम में प्रयोग करने के योग्य हों। आवश्यक खिलौने और खेल सामग्री, नेसेसरी टॉयज एंड गेम्स मटेरियल, और क्या है, ब्लैक बोर्ड, और क्या है, ब्लैक बोर्ड। किस तरीके से, डैट शुड बी केप्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को आगे कार्यान्वित करने के लिए ध्यान क्या क्या दिया जाना चाहिए, तो पहली बात, कमरे होने चाहिए जो कि हर मौसम में प्रयोग किए जाने चाहिए। आवश्यक खिलौने और खेल सामग्रियां भी होनी चाहिए, एवं ब्लैक बोर्ड तो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का ही तो दायरा बढ़ा रहे हो, तो क्या ब्लैक बोर्ड नहीं रखोगे, क्या केवल बड़े बड़े रूम ले करके रखोगे हो जाएगा क्या? तो नहीं चलेगा। आवश्यक खिलौने बस ला दियो तो चल जाएगा क्या? तो नहीं चलेगा। आप नर्सरी स्कूल में जाइए, नर्सरी क्लासेस में जाइए, LKG UKG में जाइए, विद्यालयों के, वहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था रहती है। व्यवस्था मतलब इतने सारे वहाँ पे गेम्स, ठीक है, और फिर उसके बाद खिलौने, ये सब वहाँ पे सभी सामग्रियाँ उपलब्ध रहती हैं बच्चों के लिए। ठीक, फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि मानचित्र, चार्ट, अन्य शिक्षण सामग्री भी, क्या है, मैप्स, चार्ट्स, अदर लर्निंग मटेरियल। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का दायरा बढ़ाना है, तो उसके लिए कमरे ला लो। ठीक है, बिल्कुल, कमरे लाना नहीं है, मतलब कमरे हो गए, 2 बड़े कमरे हो गए। फिर उसके बाद कमरों के बाद क्या बताया गया कि ब्लैक बोर्ड तो खुद है, फिर आवश्यक खिलौने और खेल सामग्री, और क्या है, मानचित्र, चार्ट, अन्य शिक्षण सामग्री, मैप्स, चार्ट, अदर लर्निंग मटेरियल्स। फिर क्या बात बताई जा रही है, तो द पॉलिसी वांटेड द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड टू बी एक्सटेंडेड टू द प्राइमरी स्टेज ऑल्सो and suggested that at least 50% of percentage of teachers recruited in the future should be women। क्या बताया गया है, तो यह शिक्षा नीति चाहती थी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को प्राथमिक स्तर तक भी बढ़ाया जाए, और सुझाव दिया कि भविष्य में नियुक्त शिक्षकों में कम से कम 50% महिलाएं होनी चाहिए। जितने भी शिक्षक को आपको रखना है आप रख लीजिए, लेकिन 50% किसके होने चाहिए, तो महिला होनी चाहिए शिक्षा। कौन होना चाहिए, महिला होनी चाहिए शिक्षा। ठीक, आप ये देख रहे हैं, प्राथमिक स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए, इसका मतलब अभी इंट्रोड्यूस हुआ है क्या, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब हमने देखा है कि आखिर शिक्षा नीति है क्या, तभी हमने क्या देख लिया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 की शिक्षा नीति में हम कवर करेंगे। तो बस यही बताया गया है। क्या बताया गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो अभी स्टार्ट किया गया, अब उसको क्या करो, प्राथमिक स्तर तक पूरा बढ़ा दो। उसके लिए करना क्या होगा, आपको करना पड़ेगा, तो पहली बात 2 बड़े कमरे होने चाहिए, फिर उसके बाद खिलौने होने चाहिए, खेल सामग्री होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, मानचित्र होना चाहिए, चार्ट्स, मैप्स और अन्य शिक्षण सामग्री भी वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या बताया जा रहा है, तो फिर बताया जा रहा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो नॉन फॉर्मल, गैर औपचारिक
गैर औपचारिक शिक्षा के बारे में क्या बताया गया, आइए समझते हैं। तो द नॉन फॉर्मल स्कूल्स वर मेंट फॉर स्कूल ड्रॉप्स आउट एंड चिल्ड्रन ऑफ दोज एरियाज विदाउट स्कूल एंड गर्ल्स हु कैन नॉट अटेंड डे स्कूल्स, दिस शुड बी स्ट्रेंथन्ड। बात आती है कि गैर औपचारिक विद्यालय किसके लिए है, तो गैर औपचारिक विद्यालय नॉन फॉर्मल एजुकेशन होते हैं जो अपनी स्कूल को छोड़ दिए रहते हैं, पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, बीच में ही पढ़ाई हमारी छूट गई, और उन क्षेत्रों के बच्चे के लिए थे जो बिना स्कूल के हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे तो कोई स्कूल ही नहीं है, और कौन है, तो लड़कियों के दिन के स्कूलों में नहीं जा सकती, ऐसी लड़कियां जो दिन के स्कूलों में नहीं जा सकती, तो उनके लिए ये क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और वी कैन से गैर औपचारिक स्कूल की व्यवस्था की गई है। साथ में बोलिए किसके लिए, तो पहली बात जो स्कूल को छोड़ दिए हैं, ड्रॉप आउट्स जो ड्रॉप आउट्स हैं। दूसरी बात कौन है, जो ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ पे कोई स्कूल ही नहीं है। तीसरे कौन है, तो तीसरी हैं लड़कियाँ, विमेंस, हम बोल सकते हैं लड़कियाँ, ठीक है। तो तीसरी बात, गर्ल्स हु कैन नॉट अटेंड डे स्कूल, जो दिन में नहीं पढ़ सकती, तो उनके लिए जो है नाइट स्कूल की व्यवस्था भी कर दी जाती। तो बस ये वही बताया गया है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फिर आइए, द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल टूल्स सच एज सोलार पार्क्स होना चाहिए, है ना, सोलार पार्क्स फॉर प्रोविजन ऑफ द पावर इन द नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स, ऑडियो विजुअल एड्स, रेडियो, कैसेट प्लेयर्स शुड बी यूज्ड टू इम्प्रूव द लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स। क्या बताया गया है, तो गैर औपचारिक शिक्षा केंद्रों में बिजली के प्रावधान के लिए सौर पैक जैसे आधुनिक तकनीकी उपकरण, ऑडियो विजुअल एड्स, रेडियो, कैसेट प्लेयर का उपयोग अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के सीखने के माहौल में सुधार के लिए किया जाना चाहिए। अब आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है, डायरेक्टली एक सिंपल सी भाषा कि जैसे कि ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, ठीक है, बस वैसी ही व्यवस्था है कि रेडियो ला लो, विजुअल एड्स ला लो। विजुअल एड्स मतलब क्या होता है, यानी कि देखने में जो सहायक हो उसे ही बोलते हैं विजुअल एड्स, ठीक है। कैसेट प्लेयर, आधुनिक तकनीक, इन सभी का प्रयोग किया जाना चाहिए, किसके लिए, तो गैर औपचारिक शिक्षा के लिए, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए, ठीक है। फिर क्या बताया जा रहा है, एज वेल एज टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, साथ में गैर औपचारिक शिक्षा की गुणवत्ता में भी वृद्धि लाना है। फिर क्या है, इफेक्टिव स्टेप्स शुड बी टेकन to provide a framework for curriculum of formal schooling on the lines of national core curriculum। फिर एक और बात बताई गई है, इसमें ये बात बताई गई है कि राष्ट्रीय मूल पाठ्यचर्चा की तर्ज पर, राष्ट्रीय मूल पाठ्यचर्चा यानी कि जो नेशनल लेवल में जो कैरिकुलम पाठ्यचर्चा चल रही है की तर्ज पर औपचारिक स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। क्या बताया गया, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो पाठ्यचर्चा चल रही है उसी स्तर पर, उसी तर्ज पर औपचारिक स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए भी एक रूपरेखा प्रदान की जानी चाहिए। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन मतलब समझते हैं क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन वो होता है जो आप स्कूल में पढ़ के आए हो, जो आप कॉलेज में पढ़ के आए हो, ये सब क्या है, ये फॉर्मल एजुकेशन होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है इसमें, सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा के बारे में इसमें क्या बोला गया, तो माध्यमिक शिक्षा के संबंध में 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में असेवित क्षेत्रों में मौजूदा सुविधाओं को मजबूत करने और प्रतिभाशाली बच्चों और उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों के लिए विशेष व्यवस्था प्रदान करने में स्कूली प्रणाली का विस्तार निहित है। इसमें क्या हो रहा है, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इसने क्या बताया है, तो रिगार्डिंग सेकेंडरी एजुकेशन द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए 1986 की शिक्षा नीति इम्प्लाइड एक्सटेंशन ऑफ स्कूल सिस्टम इन द अनसर्व्ड एरियाज। हमें क्या करना है, पहली बात यदि हम चाहते हैं माध्यमिक स्तर की शिक्षा हो या फिर किसी भी अन्य स्तर की शिक्षा हो, यदि हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें तो उसके लिए क्या आवश्यक है, आप स्कूल सिस्टम लाओ, क्या लाओ, स्कूल प्रणाली लाओ। कहाँ,
कहाँ पे लाओगे? स्कूल कहाँ पे होना चाहिए? वहाँ जहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं, कि वहाँ जहाँ पे एक भी विद्यालय नहीं है? तो वहाँ जहाँ पे अनसर्व्ड एरियाज हैं। कंसोलिडेटिंग द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ एंड प्रोवाइडिंग स्पेशल अरेंजमेंट्स, और साथ में स्कूल खोल दोगे तो हो जाएगा क्या? तो नहीं होगा। वहाँ पे क्या है? कंसोलिडेटिंग द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ एंड प्रोवाइडिंग स्पेशल अरेंजमेंट्स। क्या करना है वहाँ पे? अब कौन सी फैसिलिटीज़ है, क्या सुविधा है, क्या हम वहाँ पे और भी क्या चीज़ ला सकते हैं? स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द गिफ्टेड चिल्ड्रन एंड हाई अचीवर्स, फॉर द गिफ्टेड चिल्ड्रन एंड हाई अचीवर्स। किसके लिए? जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं और उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों के लिए क्या बताया गया? तो विशेष व्यवस्था प्रदान करना, विशेष व्यवस्था प्रदान करने की बात की गई है इसमें। फिर क्या है? नीति के अनुसार माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नामांकन पर जोर दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से विज्ञान, वाणिज्य और अन्य व्यावसायिक धाराओं में। विज्ञान, वाणिज्य एवं अन्य व्यावसायिक धाराओं में क्या बताया गया है इसमें? तो लड़कियों जैसे कि विमेन, SC ST के उनके नामांकन पर जोर दिया गया है इस शिक्षा नीति ने। तो एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी शुड बी वाइडेंड विथ एम्फेसिस ऑन एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स, SCs ST पर्टिकुलरली इन साइंस, कॉमर्स एंड अदर वोकेशनल स्ट्रीम्स। ऐसा नहीं कि तुम लड़कियां हो तो तुम केवल होम साइंस लो, गृह विज्ञान लो, ऐसा नहीं है। लड़कियों की भागीदारी, SC ST की भागीदारी, उन्हें भी समान शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तो इस शिक्षा नीति ने कहा कि इनको बिल्कुल इनकी माध्यमिक स्तर तक, माध्यमिक शिक्षा तक के स्तर पर इनकी पहुंच होनी चाहिए। साथ में और क्या बताएं? कौन सा विषय? तो विज्ञान, वाणिज्य, अन्य व्यावसायिक धाराएं। ठीक है, विज्ञान, वाणिज्य। फिर उसके बाद क्या बताया गया? द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड कंप्यूटर लिटरेसी in as many secondary level institution as possible so that children are equipped with the necessary computer skills. इसके अलावा और क्या बताओ, और क्या बताई गई है शिक्षा नीति ने? तो सरकार को अधिक से अधिक माध्यमिक स्तर के संस्थानों में कंप्यूटर साक्षरता प्रदान करनी चाहिए, ताकि बच्चों को आवश्यक कंप्यूटर कौशल से लैस किया जा सके, यानी कि बच्चे सीख सकें। इसीलिए क्या कर दो? इसीलिए माध्यमिक स्तर के संस्थानों में कंप्यूटर साक्षरता प्रदान करो, कंप्यूटर लिटरेसी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है? तो प्रोग्राम्स शुड बी इनिशिएटेड टू सेटअप एज मेनी नवोदय विद्यालय and residential schools as possible. Their broad aim should be to continue to serve the objectives of excellence coupled with equity and social justice. Excellence coupled with equality and इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। इसका क्या मतलब है, समझने की कोशिश करते हैं। तो अधिक से अधिक नवोदय विद्यालय और आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। अधिक से अधिक नवोदय विद्यालय और आवासीय विद्यालय। ठीक, फिर क्या है? उनका व्यापक उद्देश्य समानता और सामाजिक न्याय के साथ उत्कृष्टता के उद्देश्य को पूरा करना जारी रखना चाहिए। यानी कि हमें क्या करना है? अधिक से अधिक नवोदय विद्यालय एवं आवासीय सुविधा प्रदान की बात की गई है। किसके द्वारा? इस शिक्षा नीति के द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये हमने मुख्य बिंदु देखे हैं किसके? तो 1986 की शिक्षा नीति के। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारे मुख्य बिंदु बचे हैं। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि ये टॉपिक बड़ा है। कौन सा? 1986 का। क्यों? क्योंकि ये आधारशिला बन रहा है किसके लिए? तो बाकी की जो शिक्षा नीति आई है हमारे देश में उसके लिए। ठीक है, तो ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे वो भी इस फ्री इनिशिएटिव का लाभ ले सकें। एवं आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।